हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग सीरीज़ के इस लास्ट एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि पिछले सारे एपिसोड्स में जो भी कुछ प्रोसेस हमने समझा है उन प्रोसेस को कैसे कंसोलिडेटेडली किसी चार्ट पे हम अप्लाई करते हैं। कैसे हम ये समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स के फॉर्मेशन के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट सेटअप मिलते हैं। ये डिफरेंट सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है और उन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही कैसे हम अपनी ट्रेडिंग को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ये सब कुछ आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। ये इस रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग सीरीज की लास्ट एपिसोड होगा। उम्मीद करता हूं कि आप पिछले 4 एपिसोड्स को अच्छे से रिव्यू कर चुके होंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ इस प्लेलिस्ट को देखने के आप सबसे पहले हमारी प्लेलिस्ट नंबर 1 कॉम्प्रिहेंसिव लिक्विडिटी ट्रेडिंग मॉड्यूल को रिफर करें, जिसमें लिक्विडिटी आईसीटी या एसएमसी ट्रेडिंग का A to Z एक्सप्लेन किया गया है बहुत बिगिनर फ्रेंडली मोड से। ये करंट सीरीज हमने एक एडवांस एनालिसिस की बेसिस पे बनाई थी, यानी कि कुछ लोग जो बिगिनर्स हैं या आईसीटी एसएमसी को जानते हैं और उन्हें ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल पा रही है या कुछ चीज़ों में क्लैरिफिकेशन होने चाहिए, उन क्लैरिफिकेशन को दूर करने के लिए हमने ये सीरीज बनाई थी जो बहुत ही एक्सट्रीम और एडवांस एनालिसिस की स्टोरी बयान करती है। सो आप पहली सीरीज को अगर देख चुके हैं उसके बाद ही आप इस सीरीज को देखें, क्योंकि ये एक एडवांस एनालिसिस का सीरीज है। या आप बोल सकते हैं ये सीरीज उनके लिए है जो ऑलरेडी एसएमसी आईसीटी को समझ चुके हैं, बस अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प करना चाहते हैं। ओके, सो इस कंप्लीट सीरीज में हमने ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटीज को समझा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल फॉर्मेशन के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेटअप देखने को मिलते हैं और उन सेटअप के बेसिस पे हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे हम उस सेटअप से एक अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमने पिछले 4 एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप समझा है। सो ओवरऑल ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या होता है वो बड़ा सिंपल सा है। हम शुरू से ही एक प्रोसेस को ड्राइव करते आ रहे हैं कि ट्रेडिंग को एक प्रोसेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर आप प्रोसेस की तरह ट्रीट करेंगे तो एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जब दूसरा प्रोसेस आपका फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद आप तीसरे प्रोसेस पे जाएंगे। ये एक तरीका है। ओके, सो अगर आप अपने ट्रेडिंग को एनहांस करना चाहते हैं या ट्रेडिंग स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग को एक प्रोसेस की तरह समझें, ना कि एक चेकलिस्ट की तरह, ना कि एक स्ट्रेटजी की तरह, क्योंकि सारा प्रोसेस एक दूसरे से फुल्ली इंटरकनेक्टेड होता है। अगर कोई भी चेन, इसको आप एक चेन की तरह समझ सकते हैं, अगर कोई भी चेन बीच से ब्रेक होती है सो आपकी चेन चेन नहीं कहलाएगी या आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं होगा। सो ये प्रोसेस को हमने कैसे समझा कि ट्रेडिंग का प्रोसेस शुरू होता है जब कभी भी आप किसी कैंडल के पे लैंड करते हैं तो सबसे पहले हमें प्राइस के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। प्राइस के डायरेक्शन को हम लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन के मॉडल से स्पॉट कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन क्या होता है, इसकी मल्टीपल वीडियोस हमने पास्ट में डाल चुके हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इस सीरीज में लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को हमने कवर किया है टू अंडरस्टैंड कि कैसे कोई एक लिक्विडिटी स्वीप मॉडल किस प्रोबेबिलिटी का है, उसमें कितने परसेंट चांस है कि वो सक्सेसफुल होगा। यानी कि आप अगर किसी प्राइस के डायरेक्शन को एक लिक्विडिटी स्वीप मॉडल से एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके उस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, कैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हमें प्रोबेबिलिटी को बढ़ा के या घटा के बताते हैं, ये सब कुछ हमने एपिसोड नंबर 1 में कवर किया था इस सीरीज के। ठीक है, जब आप अपने बायस या डायरेक्शन को स्पॉट कर लेते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, जब एस्टेब्लिश आपने अच्छे से कर लिया कि मेरा प्राइस हाई प्रोबेबिलिटी का है या लो प्रोबेबिलिटी का है, इसके अकॉर्डिंग प्राइस फला साइड में ऊपर या नीचे जाना चाह रहा है, सो उसके बाद इमीडिएटली हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है टू अंडरस्टैंड द मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है? मार्केट जब कभी भी किसी एक डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, या तो आप बोल सकते हैं कि मार्केट अगर कोई एक इंडिविजुअल है और मार्केट ने ऑलरेडी ये डिसाइड किया है कि मैं फर्दर ऊपर जाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो फर्दर मार्केट मैनिपुलेशन करेगा, मैनिपुलेशन के स्टेप को फॉलो करेगा। यानी कि ज्यादातर लोग अगर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट कर रहे हैं, सो मार्केट ऊपर जाने के बजाय नेक्स्ट फेज में नीचे आएगा। इसे ही हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। बिना मैनिपुलेशन हम ट्रेड के अगले स्टेप पे आगे नहीं बढ़ते हैं। यह हमारा मैंडेटरी सेकंड स्टेप है। मैनिपुलेशन कैसे होता है, मैनिपुलेशन को हम कब ऑब्जर्व करते हैं, इन सभी चीजों को हमने सेकंड एपिसोड में कवर किया था।
ओके आप सेकंड एपिसोड की वीडियोस को रिफर कर सकते हैं, सेकंड या थर्ड हो सकता है, आप थंबनेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मैनिपुलेशन होने के बाद जब आप अपने मैनिपुलेशन को स्पॉट कर लें, यानी कि आपने डाई सपोज फॉर एग्जांपल आपने बायस ऊपर के डायरेक्शन का बनाया, सो मार्केट जब अगली फर्दर कैंडल स्टार्ट करेगी या नेक्स्ट फेज में एंटर करेगी तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, उसके बाद मार्केट हमारे डिजायर्ड लेवल पे जाएगी। ये पूरा मैनिपुलेशन का प्रोसेस है। जैसे ही मैनिपुलेशन आप स्पॉट कर लेते हैं, सो डिजायर्ड मैनिपुलेशन लेवल पे प्राइस आके जब एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाता है अकॉर्डिंग टू योर इंटेंडेड डायरेक्शन, यानी कि मैनिपुलेशन कंप्लीट हुआ और प्राइस बायस यानी ऊपर जाने के डायरेक्शन की तरफ कोई अप साइड का डायरेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जिसे हम CISD ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक या इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप से स्पॉट कर सकते हैं। अगर वो जगह हमें स्पॉट होती है, सो वहीं पे हम अपने POI के थ्रू अपनी एंट्री को परफॉर्म करेंगे। हमारा टारगेट होता है जो पहले सबसे पहले बायस या डायरेक्शन का स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किया था उसके बेसिस पे। ये हमने लास्ट एपिसोड में एंट्री का प्रोसेस कवर किया था। सो आइए चलिए एक एक एग्जांपल देखते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि किसी चार्ट को अगर हम ओपन करते हैं तो किसी चार्ट पे किस वक्त कौन सा मॉडल मुझे दिख रहा है, किस समय हाई प्रोबेबिलिटी दिख रहा है या लो प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। अकॉर्डिंगली अगर उसकी प्रोबेबिलिटी वीक है तो हमें मैनिपुलेशन में किस तरह का मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करना पड़ता है। अगर मैनिपुलेशन उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, उस प्रोबेबिलिटी के मॉडल के अकॉर्डिंग, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाके हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर के वेटेज को देखते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा कितना परसेंट वेटेज रख रहा है, CISD मेरा स्ट्रांग है या वीक है, अगर वीक है तो मुझे क्या एक्शन लेना है। ये सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल से कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये ट्रेडिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से मालूम हो जाए, आपको सारा ज्ञान या सारी नॉलेज ट्रेडिंग की अच्छे से क्लियर हो जाए। इस कंप्लीट सीरीज को अच्छे से देखने या समझने के बाद आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट ना रहे, या आपको यह पता ना रहे कि आप अपने आप से सवाल पूछें कि मैं अपने CISD से एंट्री का वेट कर रहा था लेकिन प्राइस मेरे CISD पे ना आके पहले ही टारगेट को डिलीवर कर दिया। या फॉर एग्जांपल मैंने CISD पे एक एंट्री प्लान किया या ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री प्लान किया और प्राइस ने एंट्री दी और मेरा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। ये कंप्लीट सीरीज को आप अच्छे से अगर समझेंगे तो आपके एक एक छोटे छोटे माइनर माइनर सवाल के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। उसका जवाब क्या होता है? उसका जवाब एक ही है कि चार्ट पे या स्टॉक कभी भी एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है, एक ही सेटअप नहीं दिखाता है। ये एक तरीके का मिथ बना हुआ है सोशल मीडिया यूट्यूब पे कि लोग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना देते हैं कि ये इस तरह की स्ट्रेटजी मुझे रोज ऑब्जर्व होती है और मैं रोज ट्रेड करता हूँ और आई एम अर्निंग फला फला अमाउंट। तो ये सच नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर आप खुद भी प्रैक्टिकली अगर समझेंगे तो मार्केट में हर कोई एक ही तरह से रोज ट्रेड नहीं करता। किसी दिन कोई लॉन्ग ट्रेड करता है, किसी दिन कोई शॉर्ट ट्रेड करता है, और इस तरह की सोच रखने वाले हजारों करोड़ों लोग दुनिया में मौजूद हैं, तो करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं। सो कभी भी मार्केट स्टैंडर्डाइज मूव नहीं कर सकता। मार्केट एक एल्गोरिदम फॉलो करता है। जिस दिन मार्केट को ऊपर जाना है उस दिन मैनिपुलेशन वो नीचे का करेगा, जिस दिन नीचे जाना है उस दिन मैनिपुलेशन ऊपर का करेगा। सो कैसे आप कह सकते हैं कि दोनों दिन या दोनों दिन पे सेम चीजें आपको ऑब्जर्व हो रही हैं? सो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं प्राइस किधर जाना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे तो ट्रेड हमारे सक्सेसफुल होंगे। चलिए एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। आइए पहले एग्जांपल में हम बिटकॉइन और USDT के पेयर को वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। बहुत से व्यूवर्स से मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने एग्जांपल में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स को भी चार्ट पे एग्जांपल के तौर पे कवर करूं। ओके, इससे पहले कि मैं चार्ट पे एग्जांपल आपको दिखाऊं, मैं एक डिस्क्लेमर को रिपीट करना चाहूँगा कि चार्ट का एग्जांपल सिर्फ प्रोसेस को समझने के लिए रेफर किया गया है। इसका कोई रियल ट्रेडिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। साथ ही साथ ये डिस्क्लेमर देने से की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ चार्ट के एग्जाम्पल दिखाऊं और आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आए कि आप इस तरह के सेटअप को या इस तरह के ट्रेडिंग प्रोसेस को रोज़ का रोज़ चार्ट पे ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, मैं हमेशा ये बोलता आता हूँ कि कोई भी सेटअप, कोई भी तरह का ट्रेडिंग प्रोसेस आपको रोज़ या हर घंटे पे या हर महीने ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको डेडिकेटेड बैठना पड़ता है। अगर आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपको सेटअप अच्छे मिलते रहेंगे फ्रीक्वेंटली। लेकिन इस चीज़ का मैं कमिटमेंट ले सकता हूँ कि आपको एक ही सेटअप रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो चलिए पहले हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरी एक कैंडल थी जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है। ओके, स्ट्रांगली रन किया है। सो फर्दर हम प्राइस के डायरेक्शन को इस टीओल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सारी कैंडल्स जो हैं इस कैंडल के अंदर इनसाइड बार बना रही। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो मैं अपने स्टूडेंट को इनसाइड बार को एक डेड कैंडल की तरह ट्रीट करने को बोलता हूँ। उसका रीज़न क्या होता है कि ये सारी डेड कैंडल इसलिए क्योंकि ये कैंडल्स जो हैं किसी भी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट नहीं कर पा रही। लेकिन जब कभी आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे हायर टाइम फ्रेम के बायस को देखते हैं, सो वहाँ पे एक्सेप्शनली इस तरह के डायरेक्शन को हम इनसाइड बार की कैंडल्स के बायस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ओके, ऑब्जर्व कैसे करेंगे? क्योंकि हम डेफिनेटली वीकली टाइम फ्रेम के बायस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट मे बी हमारी ट्रेडिंग का प्रोसेस 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होगा। सो वीकली टाइम फ्रेम का बायस मेरे लिए सफिशिएंट है एक छोटे से ट्रेड को प्ले करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम अपने प्रोसेस को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्राइस का टारगेट ऑलरेडी डाउन था और लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया। जब प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है तो हमारा एक 51% वाला मॉडल बनता है। ये 51% वाला मॉडल क्यों बन रहा है? क्योंकि इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, या हम बोल सकते हैं मोर देन 70% हमारे पास सेलिंग दिख रही है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि प्राइस इजीली 51% चांसेस रखता है कि फर्दर डाउन डायरेक्शन में इसको ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी कर सकता है। ओके, ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। ओके, साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बाय साइड लिक्विडिटी भी है, जो कि हमारी एक की लेवल की लिक्विडिटी है। ओके, सो अभी मेरे को प्राइस का स्वीप को एडिशनल सपोर्ट मिल गया है की लेवल की लिक्विडिटी का, सेम टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। सो ये मेरा 55% वाला मॉडल बन गया। ओके, 55% के मॉडल बनने के बाद हम ये एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस फर्दर इस लो तक जा सकता है या हमें इस टारगेट को डिलीवर कर सकता है फर्दर। हम डेफिनेटली इस टारगेट को प्ले करने जा रहे हैं, इस टारगेट को नहीं, क्योंकि हम पूरे वीकली प्रोफाइल को यहाँ तक प्ले नहीं कर रहे हैं। ओके, हम इसको इस छोटे से लेवल को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं वो प्रोसेस हम सीख रहे हैं। ओके, अब मेरा बायस कंप्लीटली एस्टेब्लिश है। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ानी है, सो आप हायर टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करने के लिए मेरे पास 55% की प्रोबेबिलिटी सफिशिएंट है। ओके, सो बायस का सेगमेंट अभी मेरे पास पूरा हो गया। मेरा बायस अभी इस वक्त क्या बोल रहा है कि प्राइस में 55% की प्रोबेबिलिटी है कि नीचे इस लिक्विडिटी तक आए। ओके, और हमने प्रोसेस क्या देखा कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया विद सपोर्ट ऑफ एक की लेवल। ओके, अगला मेरा दूसरा प्रोसेस क्या आता है कि मुझे अब मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करना है। सो सिंस ये 55% वाला मॉडल है, सो यहाँ पे मैनिपुलेशन हम 50% ऑफ रेंज ऑफ दिस कैंडल तक एटलीस्ट एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अप टू 50% तक इसका मैनिपुलेशन फर्दर कैंडल में होना चाहिए। ये हम एंटिसिपेट करेंगे। कैसे होगा कि फर्दर कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद इस लेवल तक जाए और हम यहाँ तक फिर आके यहाँ पे अपने नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके, अब ये 50% कोई डिजायर्ड लेवल है भी मैनिपुलेशन का या नहीं, प्राइस ऐसे ही यहाँ तक क्यों जाएगा, इसको समझने के लिए मुझे क्या करना है कि इस वीक की कैंडल को हम बाइफरकेट करेंगे एक नेक्स्ट हायर टाइम फ्रेम में और चेक करेंगे क्या यहाँ पे कोई मेरी इंटरनल लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप या किसी तरह के पीओआई तो अवेलेबल नहीं है, जो प्राइस को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ तक लाने के लिए और जो कि मेरा मैनिपुलेशन होगा। ओके, मैनिपुलेशन क्या होगा? नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, उसके बाद प्राइस मेरे इस डिजायर लेवल पे आए। ओके, अगर इस कैंडल को हम बाइफरकेट करते हैं 1 डे पे, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस कैंडल के बनने के बाद देखिए ये मेरी लास्ट कैंडल थी, ओके, जो कंप्लीट हुई। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 50% लेवल के नियर में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप रखा हुआ है। ओके, यही फेयर वैल्यू गैप इकलौता इंटरनल लिक्विडिटी है, क्योंकि उसके बाद कोई भी लिक्विडिटी है नहीं। सो फर्दर हमारा प्रोसेस यही होना चाहिए कि जब तक प्राइस इस लेवल तक मैनिपुलेट ना हो, मैं किसी भी तरह का ट्रेड प्लान ना करूं। अब यहाँ पे फोमो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मैं ये सोचूं कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक का डिलीवरी फॉरन कर दे या फॉरन टारगेट मिल जाए तो क्या हो। ठीक है, हमारा प्रोसेस ये बोलता है कि नो मैनिपुलेशन नो ट्रेड। ओके, सो हम यहाँ तक प्राइस के आने को ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। सो अभी हमारे दोनों स्टेप प्रोसेस फॉलो हो गए हैं। पहले क्या था कि हमने बायस ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने मैनिपुलेशन ऑब्जर्व किया और मैनिपुलेशन के स्पॉट को ऑब्जर्व किया। अब सीधे सीधे हम प्राइस को नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में ओपन करने के को देखेंगे और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि प्राइस सीधे यहाँ पे आए, तब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस यहाँ पे कब पहुँचता है। मेरी पहले दिन की कैंडल बनती है, अभी प्राइस ने इस लेवल पे टैप शायद नहीं किया है, नहीं, ये प्राइस ने पहले ही इस लेवल पे टैप कर दिया है। अब जैसे ही ये प्राइस यहाँ पे पहुँच गया है, अब नाउ इट इज़ आवर जॉब कि मैं इमीडिएटली टाइम फ्रेम स्विच करूँ। आप यहाँ से भी टाइम फ्रेम स्विच करके सीधे 1 आवर पे आ सकते थे, क्योंकि ये 1 डे का फेयर वैल्यू गैप है। इसका पेयर टाइम फ्रेम 4 आवर का होता है, 1 आवर का होता है। सो जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुँचेगा 1 आवर से, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे CISD ऑब्जर्व करना है। मैंने टाइम फ्रेम एक बार फिर से चेंज कर दिया 1 आवर पे, चूँकि उससे मुझे एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि प्राइस किस तरह से यहाँ पे पहुँचा। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे जब पहुँचा तो मेरा CISD कहाँ पे ऑब्जर्व होता? लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेलिंग स्टार्टेड। अभी मेरा ये एक एंटिसिपेटेड या स्पॉटेड CISD लेवल है। ये CISD अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जब प्राइस यहाँ पे टैप करके इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब मेरा CISD बनेगा। अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ओके, या अगर प्राइस फर्दर इस स्विंग हाई से बीच के बाद एक नया स्विंग हाई बनाता है तो उस स्विंग हाई को बनाने वाले बाइंग मूव को हम CISD में कंसिडर कर लेंगे, यानी मेरा लेवल जो है CISD का चेंज हो जाएगा। देखते हैं प्राइस ने फर्दर किया क्या।
ओके, प्राइस ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया, एक नया लो बना दिया, अभी भी CISD मेरा यही लेवल होगा। फर्दर आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने एक नया हाई बना दिया यहाँ पे। ओके, ध्यान दीजिएगा कि प्राइस ने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई दिया है, तो अब मुझे इस हाई को डिलीवर करने वाले लास्ट बाइंग मूव को ऑब्जर्व करना है, जो कि मेरा CISD हो सकता है। मैं इस CISD के लेवल को यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, अभी प्राइस इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मेरा CISD कंफर्म हो जाएगा और अकॉर्डिंगली मैं अपने ट्रेड का प्लान कर सकता हूँ। ओके, देखते हैं। ये इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ने मेरे CISD को कंफर्म कर दिया। ओके, यहाँ पे CISD मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही मेरा ये CISD एस्टेब्लिश हुआ, अब हम अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस CISD की स्ट्रेंथ देखेंगे। हमारा CISD क्या कर रहा है, एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को टैप कर रहा है, उसके बाद प्राइस अपोजिट साइड क्लोजिंग दे रहा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, जो एक स्ट्रॉन्ग CISD के सारे इंग्रेडिएंट रखता है। ओके, जब ये कैंडल का क्लोजर हुआ तब मेरा CISD एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट कैंडल से हम इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप से क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप विद CISD मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एंट्री होता है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोसेस मैं अपने ट्रेड को यहाँ तक का प्लान कर सकता हूँ। ल्यूक्रेटिव दिख रहा है 1:4 का ट्रेड, लेकिन हमें इस पर कहीं से भी कोई ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। हमारा पर्पस क्या होता है, मिनिमम 1:2 को लॉक करें, मैक्सिमम होने पे ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ग्रीड और एक्सपेक्टेशन। फर्दर देखते हैं प्राइस ने क्या किया। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्राइस ने बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट दिया और कुछ समय के बाद हमारे टारगेट को बड़े अच्छे से डिलीवर किया है, वो भी 1 पे में। ओके, सो हमने इस एग्जाम्पल में, ये क्रिप्टो का एग्जाम्पल था, बिटकॉइन का। ओके, बिटकॉइन USDT के पेयर का, इसमें भी हमने अपने प्रोसेस को समझा। इस प्रोसेस में क्या हमने समझा कि प्राइस ने एक वीकली टाइम फ्रेम का बायस डाउन साइड का बनाया और उस डाउन साइड के अंदर इंटरनल बायस को हमने ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस में प्राइस को बायस को ऑब्जर्व किया कि प्राइस नीचे जाने के लिए उससे पहले अगली कैंडल में ऊपर साइड पे मूवमेंट देगा। ऊपर साइड पे मूवमेंट देने के बाद जब वहाँ पे पहुंचेगा तो हम CISD ऑब्जर्व करेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रेड का प्लान करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में और कुछ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक चार्ट को एनालाइज करेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो इस एनालिसिस में हम एक चेकलिस्ट भी फॉलो करेंगे कि हम किन किन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ओके, अगर आपको इस चेकलिस्ट की सॉफ्ट कॉपी चाहिए या आप इस चेकलिस्ट को अपने रेफरेंस के लिए रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के अपने कमेंट करें या हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली इस चेकलिस्ट की को मांग सकते हैं। ओके, चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसे ही हम चार्ट पे लैंड करते हैं हमें क्या दिखता है कि हमारी लेटेस्ट कैंडल क्या कर रही है, ये हमें देखना है। ओके, सो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्पॉट योर प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो। ठीक है, जो कि मेरी लिक्विडिटी होगी। ओके, मैंने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो के लिक्विडिटी को स्पॉट कर लिया। चेकलिस्ट का पहला पॉइंट हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, इस पे हम टिक लगा देते हैं, पहला वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि आपको फिर से अभी दूसरा पॉइंट फॉलो करना है, सेकंड कैंडल से स्वीप या रन मॉडल। सेकंड कैंडल मेरी ये बनी हुई है, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो साइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है। स्वीप और रन के मॉडल के बारे में हमने बहुत अच्छे से पहले समझ लिया। ओके, जब प्राइस प्रीवियस कैंडल की लो लिक्विडिटी स्वीप कर रही है तो इसके बाद हमारा डायरेक्शन क्या हो सकता है, जो कि स्टेप 3 होगा। आप मुझे क्या पता चल रहा है, प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो हेंस मेरा डायरेक्शन अप हो सकता है। तीसरा स्टेप भी मेरा फॉलो हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है, अगर मेरा डायरेक्शन अप है तो फर्दर ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी क्या होगी, क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को सीधे सीधे स्वीप कर रहा है। सो इसमें हमारी ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी सिर्फ ये स्वीप करने वाली कैंडल के हाई तक ही होगा। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो स्वीप हो रहा है, ये स्वीप हमारा किस मॉडल में लैंड करता है, 51, 55, 65 या किस में, विद रीजन। ओके, क्योंकि मेरी ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के लिक्विडिटी को सिंपली स्वीप कर रहा है विद डोमिनेटिंग 70% ऑफ बाइंग, इसलिए ये मेरा एक 51% वाला मॉडल बनता है। अगर प्राइस 51% वाले मॉडल पे है तो डेफिनेटली मेरा टारगेट स्वीप करने वाली कैंडल का हाई या लो हो सकता है। ओके, स्टेप 6 क्या होगा, क्या मेरा प्राइस और ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, यानी 55, 65 या 80 भी हो सकता है। ओके, सो हम इसके लिए क्या देखते हैं कि ये जो मेरा स्वीप मॉडल बन रहा है ये किस की लेवल पे बन रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये मेरा एक स्विंग लो भी था जो सेम टाइम फ्रेम का था, जो मुझे इस मॉडल को 55% के लेवल तक ले जाने को एनकरेज करता है। ओके, सो अभी हम कह सकते हैं कि ये मॉडल 55 वाला है। 51 और 55 का जो मॉडल होगा उसमें हमारी ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी स्वीप करने वाली या रन करने वाली जो कैंडल होती है उसकी हाई या लो की ही लिक्विडिटी होगा। ओके, इन सारी चीजों को हमने प्रीवियस एपिसोड में अच्छे से कवर किया है। ओके, अभी मेरा ये 55 का दिख रहा है, क्या हमारा ये प्राइस 65 या 80 का भी हो सकता है, तो उसको हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं कि प्राइस को एक हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। ये 1 आवर का है तो हम लेट्स से हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। सो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये प्राइस प्रीवियस डे का एक लो भी था। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद मुझे ये क्लियर पिक्चर दिख रही है कि ये जो मेरा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है ये 1 डे के एक प्रीवियस कैंडल के लो पे हो रहा है। हेंस मेरा ये
मॉडल कंप्लीट मॉडल जो है 65% वाली कैटेगरी का बन जाता है। ओके, स्टेप 5 मेरा कंप्लीट हो गया। 65% वाला क्यों बन रहा है, उसका रीजन क्या है कि प्राइस का स्वीप जो हो रहा है वो एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पर हो रहा है। ओके, इसलिए ये 65 वाला है। जब प्राइस मेरा 65 या 80 के मॉडल में बनता है तो मेरा ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी चेंज होकर प्रीवियस कैंडल यानी फर्स्ट कैंडल के हाई पे पहुंच जाता है। ओके, सो अब हमारा बायस यहां पे एंड होता है। बायस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं ये बायस हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे 6 स्टेप्स मेरे पूरे हो गए। बायस मेरा पूरा क्लियर है। ओके, जैसे ही बायस मेरा क्लियर हो जाता है, मेरी ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी फर्दर क्या हो सकती है वो पता चल जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, मैनिपुलेशन की। इसी कैंडल के रहते हुए हम मैनिपुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। मैनिपुलेशन को ऑब्जर्व करने का स्टेप क्या है, जिस डायरेक्शन में मुझे प्राइस जाते दिख रहा है फर्दर, प्राइस खुलते ही अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, या प्राइस को नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट कैंडल के शुरू होने पर एक अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट देना है, जो हमारा स्टेप 7 है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन सिर्फ होगा। ओके, डायरेक्शन मेरा अगर अप है, बायस मेरा अप है, सो मैनिपुलेशन का डायरेक्शन डाउन साइड होना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट है। ओके, अगर मेरा प्राइस नीचे जाना है तो मैं अगले स्टेप को से सवाल पूछूंगा, मैनिपुलेशन का डेस्टिनेशन क्या होगा, मैनिपुलेशन खुलने के बाद कहां तक होना चाहिए। ओके, अगर प्राइस ऊपर जाना है तो प्राइस नीचे कहां तक जा सकता है। मैनिपुलेशन स्पॉट करना भी एक प्रोसेस है। ओके, मैनिपुलेशन का स्टार्ट कैसे मुझे पता चलेगा, तो जब कभी भी हम 65 और 80% वाले मॉडल में होते हैं, सो उसमें प्रोबेबिलिटी ये होती है, चूंकि प्राइस लॉजिकली आप देखेंगे तो प्राइस बड़ा स्ट्रांग है, स्ट्रांगली ऊपर साइड पे कहीं जाना चाह रहा है। ठीक है, अगर प्राइस स्ट्रांग है, उसमें बाइंग स्ट्रांग दिख रही है विद ऑल हाईएस्ट टाइम फ्रेम के सपोर्ट, तो प्राइस खुलते ही नेक्स्ट फेज में नीचे कैसे आ जाएगा, ये एक सोचने की बात है। सो इसी सोच को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या रखते हैं कि जब मेरा मैनिपुलेशन हो यानी 60 या 80% वाले मॉडल में हो, तो मैं ये क्या एंटिसिपेट करूंगा कि प्राइस ओपन हो। ठीक है, ओपन होने के बाद स्वीप करने वाली ही कैंडल की जो हाईएस्ट लिक्विडिटी होगी, जो कि हाई होगी, वहां की लिक्विडिटी को ड्रॉ जब कर लेगा, उसके बाद में मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, तो ये मेरा 60 और 80% वाला मॉडल स्टार्ट होता है। यहां पे मुझे मैनिपुलेशन का डेस्टिनेशन भी पता चल गया कि पहला प्राइस यहां जाएगा, उसके बाद मैनिपुलेशन करके नीचे आएगा। वो मैनिपुलेशन का एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, या तो मैं एज्यूम करूं यहां पे कि ये प्राइस जितना भी इस लिक्विडिटी को लेने के बाद एक्सटेंड करेगा, मैं वहां तक उस प्राइस को एक्सटेंड करता हूं और उसके 50% लेवल तक मैनिपुलेशन को एंटिसिपेट करूंगा। और ये मैनिपुलेशन रैंडम नहीं होगा, मैं क्या एज्यूम करूंगा कि इस कंप्लीट मूवमेंट के अंदर यहां पे कोई ना कोई मेरी एक लिक्विडिटी होनी चाहिए। ओके, देखते हैं एक्चुअल में क्या कुछ होता है, या हम इसको ऐसे रख भी नहीं सकते क्योंकि अभी प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी को अटेम्प्ट नहीं किया है। ओके, टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, सारे प्रोसेस को लाइव देखते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अब हम 5 मिनट पे स्विच करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। ओके, यहाँ पे आने के बाद हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस मेरा अभी सेकंड आवर की कैंडल को अभी अभी कंप्लीट कर चुका है, अभी क्लोज कर चुका है। ओके, सो अब हम वेट करेंगे कि प्राइस खुलने के बाद हमारी सीधे स्वीप करने वाली कैंडल के हाई को ले, उसके बाद मैनिपुलेशन स्टार्ट करें। देन अकॉर्डिंगली हम अपने मैनिपुलेशन का स्पॉट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस खुलता है, प्राइस खुलने के बाद अभी भी अपने नीचे ही मूव दे रहा है मूवमेंट, यानी मेरा मैनिपुलेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरा मैनिपुलेशन स्टार्ट होगा इस लेवल को अटेम्प्ट करने के बाद। इस कैंडल के बनने के बाद आप देखें, ये कैंडल के बनने के बाद प्राइस ने एक ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी कर ली है, यानी स्वीप करने वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है। हेंस अब यहां से मेरा मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाता है। मैनिपुलेशन मेरा स्टार्ट होता है, सो मैं क्या सोच सकता हूं, या तो प्राइस फर्दर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ओके, सो मेरा मैनिपुलेशन का एंड हो जाएगा एंड दिस विल बिकम माई ऑर्डर ब्लॉक और सीआईएसडी, जो भी आप बोलना चाहें, या कंटिन्यूएशन ब्लॉक। वहां से हम अपने टारगेट तक की लिक्विडिटी को प्लान कर सकते हैं। ओके, और एल्स मैं क्या देखूं कि अभी आप देखिए कि प्राइस ने इस कंप्लीट ऑर्डर फ्लो में यहां तक प्राइस का एक लेवल आया है। वैसे भी आप देख रहे हैं, हमने क्या बात की थी कि जो भी प्राइस इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करेगा उसकी हम रेंज देखेंगे, उस रेंज के 50% तक मुझे मैनिपुलेशन एंटिसिपेट करना है। ओके, सो चांसेस आर क्वाइट हाई कि प्राइस अपने मैनिपुलेशन स्टार्ट कर चुका है और मैनिपुलेशन के डेस्टिनेशन के पास भी पहुंच चुका है। सो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सीआईएसडी और रिवर्सल ऑब्जर्व करना है। ओके, अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ओके, प्राइस ने एग्जैक्ट 50% पे टैप भी कर दिया है। अभी हम आगे वेट करेंगे कि प्राइस मेरा सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करे। सीआईएसडी ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है, ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से पिछले एपिसोड में समझ चुके हैं। क्योंकि ये पिछला लो था, अभी प्राइस ने एक नया लो बना लिया है, तो अब इस लो को डिलीवर करने वाली लास्ट सेलिंग मूव को हम सीआईएसडी का डेस्टिनेशन रखेंगे। ओके, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, हम डायरेक्ट एंट्री का प्लान करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मेरा ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया। ओके, ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं कि प्राइस ने एक स्विंग की लिक्विडिटी, सेम टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पूल को लिया, उसके बाद अपोजिट साइड में डिस्प्लेसमेंट दिया। यहाँ पे मुझे अभी फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल अगर मैं चाहूँ तो चूंकि मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ 5 मिनट पे, सो मैं डायरेक्ट ही यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ। दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड। ओके, मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ तो मुझे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड 2.93 का दिखता है। ओके, अगर मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, सो इन दैट केस आई वुड प्रेफर कि मैं अपने ट्रेड को प्लान करूं इस ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्ट एंड से। ओके,
ये दूसरा तरीका है जो कि आपके रिस्क रिवॉर्ड को एडजस्ट कराता है। यहाँ पे 100 स्पॉट प्राइस का ही स्टॉप लॉस होगा। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि लेट द प्राइस मूव एंड उसके इक्विलिब्रियम लेवल से हम फिर अपने ट्रेड का प्लान करें। ओके, इसके लिए कोई आपको एश्योरेंस नहीं मिलेगा, दोनों में से कौन सा बेस्ट है ये आपके रिस्क रिवॉर्ड और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। ओके, इन सारी चीज़ों पे एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि हमें कौन सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए जिसमें हमारे सबसे बेस्ट तरीके हों, ये हम रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में आगे कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं सो मुझे रिस्क क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। देखते हैं एक्चुअल में प्राइस ने क्या बिहेव किया। ओके, अभी आप देख रहे हैं प्राइस ने नेक्स्ट सिमिलर लेवल से ही अगर हम एंट्री लेते हैं तो प्राइस मेरा कंटिन्यूअस मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा था। ओके, मूवमेंट देने के बाद प्राइस ने ईजिली मेरे टारगेट को यहाँ पे डिलीवर किया। अनफॉर्चुनेटली सेकंड वाली एंट्री एक्टिवेट नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेना या नहीं लेना दैट ऑलवेज डिपेंड्स। अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वहाँ पे सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने में थोड़े से चैलेंज आएंगे, क्या ऑटो ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। चूंकि छोटे टाइम फ्रेम में विप स्टॉप्स भी होते हैं, सो क्विक एंट्री ही आपको डिसीजन दिलाती है अच्छे ट्रेड की। ओके, यहाँ पे हमारा ओवरऑल एक्सपेक्टेशन देखिए क्या थी। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी इस प्रोसेस को समझने की। प्रोसेस में हमने क्या समझा, पहला स्टेप हमने लिक्विडिटी आइडेंटिफाई प्रीवियस कैंडल की। दूसरे स्टेप में हमने क्या समझा कि दूसरी कैंडल उसको स्वीप कर रही है, रन कर रही है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली हमने एक सॉफ्ट बायस का आइडेंटिफिकेशन किया। बायस क्या हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या देखा था कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है। अगर ऊपर जाना चाहता है तो कहां तक जाना चाहता है। अगर प्राइस 51% वाले मॉडल में है तो प्राइस सेम स्वीप करने वाली कैंडल के हाई तक ही जाएगा। 55 में है तब भी सेम तक जाएगा। लेकिन अगर मॉडल मेरा 55 से ऊपर है, 60 या 80% वाला है, उसके रीजन को हम स्पॉट करेंगे। अगर उससे ज्यादा है तो वहां पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस फर्स्ट कैंडल के हाई तक टारगेट दे सकता है। ओके, 80% वाला होगा तो स्विंग तक भी रख सकते हैं। दैट्स ऑल कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस, आप उसे रेफर करके फिर से रिव्यू कर सकते हैं। अब एक बार हमने बायस जब जान लिया तो उसके बाद हमें जरूरत है कि प्राइस के मैनिपुलेशन के डायरेक्शन की। नेक्स्ट फेज हमारा क्या आता है, मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करने का। जैसे ही आपने मैनिपुलेशन ऑब्जर्व किया, सॉफ्ट मैनिपुलेशन क्या होगा, प्राइस अगर ऊपर जाना चाहता है, बायस से हमने ऊपर का आइडेंटिफिकेशन किया तो हम नीचे का मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, नीचे का मैनिपुलेशन हम जान तो रहे हैं लेकिन नीचे का मैनिपुलेशन किस लेवल तक होगा। सो नीचे का मैनिपुलेशन मेरा उस पर्टिकुलर कैंडल जो स्वीप कर रही है, डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ दैट कैंडल हम डिसाइड कर सकते हैं। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप थर्ड वीडियो यानी मैनिपुलेशन वाली वीडियो से जान सकते हैं कि मेरा मैनिपुलेशन का डेस्टिनेशन कैसे स्पॉट किया जाता है, कहां तक होता है। ओके, अगर उस डेस्टिनेशन पे प्राइस आता है और CISD ऑर्डर ब्लॉक या कंटिन्यूएशन ब्लॉक फॉर्म करता है, सो वहां से हम डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हैं सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर CISD या ऑर्डर ब्लॉक। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे होते हैं तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम डायरेक्ट एंट्री परफॉर्म कर लें, यानी जैसे ही मेरा CISD या लेवल एस्टेब्लिश हुआ, बेटर ये है कि हम ट्रेड ले लें क्योंकि प्राइस बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, हो सकता है आप अगर रिटर्न या रिवर्सल का वेट करें तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, लेकिन दैट स्टिल डिपेंड ऑन यू कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है तो आप डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल से हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का प्रोसेस समझते हैं। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारी लेटेस्ट कैंडल फॉर्म हो रही है। हमें इसकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को चेक करना है कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी के साथ क्या किया है। ओके, स्टेप 1 मेरा क्या होता है, स्पॉट योर प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटीज। ओके, सो मेरी लेटेस्ट कैंडल ये है तो ऑब्वियसली इसकी प्रीवियस कैंडल ये होगी। सबसे पहले हम इसके लिक्विडिटी को मार्क करते हैं, कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो, ये दो मेरी लिक्विडिटी हो गई। ओके, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम को एनालाइज यहाँ पे कर रहे हैं बाय द वे। ओके, जब मेरी प्रीवियस कैंडल मार्क हो गई, सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, सेकंड कैंडल जो उसके बाद बन रही है वो उस पहली कैंडल को स्वीप कर रही है, रन। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सेकंड कैंडल फॉर्म हो चुकी है, प्रीवियस कैंडल के हाई लिक्विडिटी के बाहर क्लोजिंग दे रही है, तो इसलिए ये मेरा एक लिक्विडिटी रन मॉडल है। ओके, सो लिक्विडिटी रन मॉडल मुझे मिल गया। सो अभी डायरेक्शन हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस मेरा ऊपर रह सकता है। ओके, ऊपर रह सकता है। स्टेप 4 कहाँ तक रह सकता है, सो इस कैंडल के हाई तक जाने की प्रोबेबिलिटी अभी रख रहा है। ओके, सो ये मेरा एक तरीके से बायस का आप बोल सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट स्टेप मुझे पहले पता चल रहा है कि प्राइस ने लिक्विडिटी रन की और रन करने वाली कैंडल के हाई तक प्राइस जा सकता है। ओके, अब उसके बाद हम स्टेप 5 में मॉडल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये कैंडल प्रीवियस कैंडल की सिंपल लिक्विडिटी को रन कर रहा है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी जस्ट 51% है। ये 51% क्यों बन रही है, क्योंकि इस कैंडल में स्ट्रेंथ है। अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती तो उसे हम 50% में ही कंसिडर करते हैं और फर्दर उसको एनालाइज नहीं करते हैं। ओके, सो पहले स्टेप में हमें क्या देखना है कि प्राइस एटलीस्ट 51% का मॉडल बना है। प्राइस क्लियरली प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन कर रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है विद 51% मॉडल। ओके, अब 51% मॉडल के बाद भी हमारे पास मॉडल्स होते हैं 55। क्या ये 51% का मॉडल हमारा और प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि प्राइस प्रीवियस किसी लो साइड की लिक्विडिटी से रिएक्ट करके तो नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने एक छोटे से लिक्विडिटी पूल से रिएक्ट यहाँ पे किया है जो कि सेम टाइम फ्रेम का है। ओके, सो इन दैट केस हम क्या मानेंगे कि प्राइस को इस लिक्विडिटी पूल से रिएक्शन मिला और प्राइस ने फर्दर रन किया, हेंस नाउ इसके पास अभी डबल सपोर्ट है। सो हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक 55% वाला मॉडल बन गया है।
ओके 55% मॉडल से भी अबव मॉडल हमारे पास है 65 और 80% के भी। 65% कैसे बनता है? अगर हम एक हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी से इस मॉडल को चेक करेंगे, सो मेरा ये हायर टाइम फ्रेम होगा। ओके ये सेपरेटर मेरा एक प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो ये पूरा जो सेपरेटर है ये प्रीवियस डे के प्राइस का रन है। अगर हम यहीं से समझना चाहें तो आप देख रहे हैं कि प्राइस ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी के बाद ये सारे मॉडल्स आए। ओके सो यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा प्राइस जो है एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से रिएक्ट किया, फिर सेम लोअर टाइम फ्रेम की लेवल से रिएक्ट किया एंड फर्दर रन किया। नाउ ये मॉडल मेरा एब्सोल्युटली 65% का बन गया है। ओके जब हम 65% वाले मॉडल में आ गए हैं, सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि प्राइस मेरा नेक्स्ट टारगेट तक भी जा सकता है। यानी हमने क्या बनाया, 65 या 80% बनने पे रिवाइज द ड्यूएल इधर फर्स्ट कैंडल हाई। आप क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल हाई तो ऑलरेडी ली जा चुकी है, एक छोटा सा लिक्विडिटी पूल था वो भी अटेम्प्ट हो चुका है। सो अभी मेरा सिंपल यहाँ पे टारगेट ये लिक्विडिटी पूल ही दिख रहा है, जिसको हम अपने ड्यूएल का नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं। ओके बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। ओके अब मेरा बायस का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मुझे पता है कि इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस को ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ तक जाना है? इस लिक्विडिटी के टारगेट तक जाना है। प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी यहाँ तक पहुंचने की? 65% है। ओके जब मेरा बायस का स्टेप पूरा हो जाता है, सो उसी वक्त हम मैनिपुलेशन को आते हैं। यानी प्राइस जब नेक्स्ट कैंडल के सेगमेंट में या नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा, सो प्राइस पहले मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट कहाँ पे करेगा, कैसे करेगा, उसका अब हम पता लगाएंगे। स्टेप 7 क्या होता है? डायरेक्शन। यानी अगर प्राइस को ऊपर जाना है, सो मुझे नीचे का मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करना है चार्ट पे। ओके ये मेरा स्टेप 7 क्या। स्टेप 8 क्या होगा? अगर मुझे मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करना है तो मैनिपुलेशन का डेस्टिनेशन क्या होगा? ओके सो अब 8 नंबर पे आके मुझे अपने डेस्टिनेशन को स्पॉट करना है। अब हम क्या देख रहे हैं, प्राइस बहुत स्ट्रांग है, इतने ढेर सारे नीचे से पुश मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को ही सीक कर रहा है। तो इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा? ये फर्दर देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि प्राइस खुलते ही इस लिक्विडिटी को ड्रॉ करे। ठीक है उसके बाद प्राइस मेरा मैनिपुलेट करे। 65 और 80% मॉडल में प्राइस पहले स्वीप रन करने वाली कैंडल की ही लिक्विडिटी ड्रॉ करता है, उसके बाद का जो मूवमेंट देगा अपोजिट साइड का, वो मेरा मैनिपुलेशन कहलाता है। ओके सो यहां तक हमने एनालिसिस किया। ये एनालिसिस भी सिमिलर प्रीवियस एग्जांपल के जैसा है। अभी होगा क्या, मेरा प्राइस खुलना चाहिए, खुलने के बाद प्राइस पहले ऊपर की लिक्विडिटी को ड्रॉ करना चाहिए। हमारा एंटिसिपेशन अभी यही होगा कि नेक्स्ट कैंडल खुले, ये ड्रॉ करे, उसके बाद जो मैनिपुलेशन होगा वो मैनिपुलेशन पे हम अपने ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। ओके सो ये मेरा नेक्स्ट टाइम फ्रेम का व्यू है। इसके साथ साथ अगर आप इसी टाइम फ्रेम पे, मैंने बोला ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे, सो आपका चार्ट यहाँ पे एक क्लीन CISD या ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म कर रहा है। अगर आप CISD एंड ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स को देखेंगे, सो ये परफेक्ट कंडीशंस के साथ बन रहा है। कैसे बन रहा है? हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप, अपोजिट साइड में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट चूंकि ये मेरा हायर टाइम फ्रेम है, मैं ट्रेड नीचे की उस पे प्लान करूंगा, सो आई कैन डेफिनेटली कंसिडर कि मेरा ये CISD भी एक प्रोबेबल लेवल ऑफ मैनिपुलेशन का डेस्टिनेशन हो सकता है। यानी मैं बोलूं कि अभी प्राइस को एक्चुअल में क्या करना है, इसको हम समझते हैं। प्राइस मेरा यहां पे खुलना चाहिए, खुलने के बाद प्राइस को जस्ट अ मिनट, प्राइस मेरा नेक्स्ट डे ओपन होगा। ओके नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद प्राइस को ऊपर इस लिक्विडिटी को ड्रॉ करना है, देन प्राइस को इस CISD पे टैप करना है। यहां पे हम डायरेक्ट एंट्री भी प्लान कर सकते हैं और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए यहां तक जा सकते हैं। ये मेरा फर्दर प्लान है, बट डेफिनेटली मेरी एंट्री परफॉर्म होगी एक लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम मेरा क्या होगा? 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जो कि इसका पेयर टाइम फ्रेम 15 मिनट का होता है। ओके यहीं पे अब हम टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, क्योंकि सारी चीजें, सारे कंटेक्स्ट हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिए हैं। अभी हमें रिजल्ट देखना है। ठीक है जब मैंने प्राइस को 15 मिनट पे स्विच किया, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा प्राइस ऑलरेडी सारे मेरे एनालिसिस को के अकॉर्डिंग मैंने अपना प्लान कर रखा है। अभी मुझे सिर्फ ये देखना है कि प्राइस खुले, इस लिक्विडिटी को स्वीप करे, उसके बाद अगर यहाँ से आता है तो मैं डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ओके देखते हैं प्राइस क्या करता है। ओके नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल खुलती है, या आप बोल सकते हैं 4 आवर की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ओपन होती है। प्राइस अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं पहले इस लिक्विडिटी को रेट कर रहा है, जो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ओके ये सारे स्टेप्स को जब आप अलाइन करके चलेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियरली नजर आएंगी। ठीक है हमने यही सोचा भी था कि प्राइस खुले, ऊपर की लिक्विडिटी डायरेक्ट जो है उसको अटेम्प्ट करे। अब प्राइस अगर यहाँ पे आता है, सो मैं बोलूंगा कि मैं डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लेने के लिए भी रेडी हूं, अगर प्राइस मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है तो। ओके 1.5 दे रहा है, कम है। चूंकि प्राइस डेली डेली 4 आवर और सेम टाइम फ्रेम से भी रिएक्ट करके स्ट्रांग ऊपर जा रहा है, तो मैं अगर चाहूं तो मैं अपने टारगेट को एक्सटेंड भी कर सकता हूं 1:2 तक के लिए। ठीक है ऐसा कोई चैलेंज की बात नहीं है। ओके अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि प्राइस अल्ट्रा स्ट्रांग है तो अपने टारगेट को बढ़ा भी सकते हैं, अदरवाइज इट्स बेस्ट कि आप अपने ट्रेड से यहाँ पे एग्जिट कर लें या प्रॉफिट बुक करें। ओके देखते हैं प्राइस करता क्या है पहले। ओके प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल ओपन की, आपके CISD या जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का CISD था उस पर टैप किया। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप देखिए कि ये जो कंप्लीट ऑर्डर फ्लो बना हुआ था, प्राइस उसके 50% लेवल तक भी मैनिपुलेट किया।
जो हमने पिछले एग्जाम्पल पे समझा था, और 50% लेवल पे हमारे पास क्या था, मैनिपुलेशन का स्पॉट था। अगर यहाँ पे कोई CISD मुझे नहीं दिखता तो मैं इसी टाइम फ्रेम के CISD, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को अपना डेस्टिनेशन मानता और वहां से भी एंट्री प्लान कर सकता था। और अगर वहां पे मेरा कोई भी POI नहीं होता तो मैं नए ऑर्डर ब्लॉक के बनने पे एंट्री लेता। ओके, प्राइस ने 4 आवर केस पे टैप ऑलरेडी कर दिया है। ओके, मेरी एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि प्राइस ने स्ट्रांगली मूवमेंट दिया और शायद मेरा 1:2 का टारगेट भी प्राइस डिलीवर कर रहा है। ओके, सो ये थोड़े से एक प्रोएक्टिव अप्रोच होते हैं कि आपको कब थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना है या घटाना है। ये सारी चीजों को आप तभी समझ सकते हैं जब आप एक ट्रेडिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ जाएं या उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएं। ओके, जब आप 10 जो भी प्रोसेस हमने बात की है, इन 10 प्रोसेस को जब आप अच्छे से समझ के चार्ट पे ऑब्जर्व करने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको ये चीजें क्लियर दिखने लगेंगी, देन ओनली यू कैन एक्सटेंड योर टारगेट बिकॉज इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कैसे, प्राइस अल्ट्रा स्ट्रांग है, बहुत फास्ट है, यहां तक भी नहीं, हम थोड़ा सा टारगेट बढ़ाने का रिस्क भी रख सकते हैं, इस तरह की चीजें। ओके, सो आज के एपिसोड में हमारा इस रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग एनालिसिस की सीरीज का लास्ट एपिसोड था, जिसमें हमने मल्टीपल फ्रेश टाइम फ्रेम और डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स पे ट्रेडिंग के प्रोसेस को एक बार फिर से समझा। ट्रेडिंग का प्रोसेस हमारा क्या होता है, क्लियरली 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, बायस, मैनिपुलेशन एंड फर्दर एंट्री। ओके, इन तीनों प्रोसेस को कंबाइन करके एक अच्छे सेटअप को आप ऑब्जर्व करते हैं जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपके रिजल्ट मिलने की। हाई प्रोबेबिलिटी रिजल्ट भी मिलता है, एंट्री भी मिलती है, जब आप सारे स्टेप्स को टाइम टू टाइम और एक्यूरेटली एनालाइज करें। यहां पे ये भी मैं कहना चाहूंगा, इन एनी केस अगर इन सारे स्टेप्स में से कोई स्टेप पे आप हेजिटेट कर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटायर प्रोसेस में कुछ गैप है। ओके, गैप कहां पे है, जो प्रोसेस स्टेप में आप स्टक हो रहे हैं उसकी इंडिविजुअल वीडियोस हमने डाल रखी है, आप उसे जाएं 2-3 बार उन वीडियोस को रिवाइज करें, आपको क्लियरली मैनिपुलेशन या डायरेक्शन जहां पे भी कोई गैप नजर आएगा वो चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। स्टिल वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में व्हाट्सएप लिंक है और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी चाहिए, कहीं भी आपको अगर कोई स्टक हो रहे हैं तो आप हमसे फील फ्री करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, आपको प्रॉम्प्ट रिस्पांस दिया जाएगा और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको ट्रेडिंग में कोई चैलेंज फेस आ रहा है तो आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू लाइव क्लैरिफिकेशन ईदर ऑन सैटरडे और संडे। ओके, चूंकि मेरा चैनल ऑलवेज लर्निंग को एंडोर्स करता है, सो मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स या व्यूअर्स के लिए ऑलवेज डेडिकेटेड हूं किसी भी तरह के क्लैरिफिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ, कुछ और नए ट्रेडिंग की इंटरेस्टिंग नॉलेज को सीखने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।